बताओ अनुज, क्या मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती? क्या मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना बना कर नहीं देती? अरे और क्या करूं मैं ऐसा जो तुम्हारी मम्मी मुझसे खुश हो जाए? अरे नहीं नहीं दिव्या, मैंने कहा ना तुम गलत नहीं हो। तुम खुद बताओ, क्या मैंने कभी तुमसे शिकायत की है? बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम्हारे जैसी पत्नी भगवान हर आदमी को दे। तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा, इस घर का, मम्मी पापा का। तुम जैसी भी हो मुझे वैसी ही पसंद हो। अब तुम ये सब टेंशन छोड़ो और चलो अपने हाथ की एक अच्छी सी चाय बनाकर पिला दो। ठीक है, अभी बनाकर लाती हूँ। साथ में चिप्स खाओगे ना? क्यों नहीं, ठीक है आप बैठो, मैं अभी लाई। दिव्या और अनुज के बीच की बातें सुनकर आपको भी यही लग रहा होगा ना कि ये कैसा बेटा है जो अपनी पत्नी से अपनी माँ की बुराइयां कर रहा है। तो ठहरो, जरा सब्र करो, अभी आपको पता चल जाएगा कि अनुज ये सब क्यों कर रहा है। अगले दिन सुबह पता नहीं किस शुभ घड़ी में ये दिव्या मुझे पसंद आई थी। मैं तो आज तक उस घड़ी को कोस रही हूँ कि ना मैं उस गुट्टन की शादी में जाती, ना ये मुझे दिखाई देती, और ना ही मैं अपने राजकुमार जैसे बेटे को इस बैल बुद्धि दिव्या के साथ बांधती। लेकिन बेटा अब ये सब कहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तो जो हो चुका है उसे बदला भी तो नहीं जा सकता। तब तो आप ही जिद पर अड़ी थी माँ कि मैं दिव्या से ही शादी करूं। अरे मैंने लाख समझाया था आपको कि रुक्मिणी से मेरी शादी करा दो। बेशक गरीब घर की लड़की थी, लेकिन अगर आप हाँ बोल देती ना माँ, जीवन भर आपके पैर धोकर पीती। लेकिन आपको तो उस समय अपनी जिद प्यारी थी। अरे बेटा मुझे क्या पता था कि ऊपर से इतनी खूबसूरत दिखने वाली लड़की शादी के बाद ऐसे लक्षण दिखाएगी। अब मैं क्या बताऊँ माँ, आप तो फिर भी दो दो बहू की सास है। एक के साथ मन मुटाव हो तो दूसरी के साथ हंस बोल लो, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? मेरी तो एक ही पत्नी है ना माँ। मैं भी बस समझो किसी तरह निभा रहा हूँ। अरे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा तो उसकी नाक पर रखा रहता है, ज़रा ज़रा सी बातों पर आग बबूला हो जाती है और फिर पूरा घर सर पर उठा लेती है। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। जैसे मैं चुपचाप गाड़ी को खींच रहा हूँ ना, आप भी चुप लगाकर जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। बातों का बतंगड़ बनाने से हमारे हाथ तो कुछ नहीं आएगा, ऊपर से बनी बनाई बात और बिगड़ जाएगी। हाय मेरा फूल सा बच्चा, इस लड़की के जुल्म सहकर कितना समझदार हो गया, कितनी समझदारी की बातें कर रहा है। ठीक कहता है बेटा, तेरी खुशी में ही मेरी भी खुशी है। अब तेरी शादी करा के गलती तो मैंने कर दी है, लेकिन अब आगे मैं नहीं चाहती कि तेरी जिंदगी में मेरे कारण कोई भी बवंडर मचे। इसलिए तू ठीक ही कहता है, बातों को ज़्यादा तूल देने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसी भी है तो मेरी बहू ही, मुझे उसका साथ निभाना ही पड़ेगा। ये है द्रौपदी जी के छोटे सुपुत्र जिनका नाम है अनुज। कॉलेज के समय से इन्हें रुक्मिणी नाम की एक लड़की पसंद थी, लेकिन इनकी माँ द्रौपदी देवी तो रुक्मिणी के साथ अनुज का ब्याह करने के लिए किसी भी हाल में राजी नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपनी पसंद की लड़की दिव्या के साथ अनुज का ब्याह कर दिया। माँ की जिद के आगे अनुज ने भी घुटने टेक दिए थे और अब वो दिव्या के साथ अपना खुशहाल जीवन जी रहा था। लेकिन जैसा कि हर घर में होता है, शादी के बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद जैसे पूरे घर में भूचाल सा आ गया। अब ये बात तो रोज की हो गई थी। कभी पत्नी दिव्या सास द्रौपदी की बुराइयां लेकर बैठ जाती, तो कभी द्रौपदी बहू दिव्या की, जिसके चक्कर में अनुज की मानसिक शांति भंग हो गई थी। इस तरह पत्नी और माँ के बीच में कुछ दिनों तक सैंडविच बनने के बाद आखिर में अनुज को एक आइडिया सूझा। इस तरह अगर रोज रोज घर में अदालत लगेगी तो यहाँ पर रहना दुभर हो जाएगा। माँ की तरफ से बोल दो तो पत्नी को बुरा लगे, और पत्नी की तरफ से बोल दो तो माँ के लिए बुरा लगूं। अब तो बस एक ही चारा बचा है, और वो ये कि मैं ना 3 में रहूं ना 13 में। बस उसी दिन से अनुज बन गया था एक बेपैंदी का लोटा, जो जिसके सामने रहता उसी की हाँ में हाँ मिलाता और समझा बुझाकर मामला शांत कर देता। इस तरह उसका ये ना 3 न 13 वाला सिद्धांत सुपरहिट साबित हुआ और वो एक अच्छा बेटा और पति होने की मिसाल बन गया। कुछ दिन बाद, अरे भैया क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है रात भर सोए नहीं आप। अरे अनुज क्या बताऊँ तुझे भाई, शादी करके ऐसा लगता है मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। तेरी भाभी है ना, उसने बिल्कुल खून पी रखा है मेरा। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, इतनी प्यारी सी तो भाभी है हमारी, क्यों मेरी भाभी को बदनाम कर रहे हो? हाँ कर ले भाभी की चमचागिरी, तुझे पता नहीं है अपना असली रूप वो सिर्फ मुझे ही दिखाती है, और उसके रोने धोने और कलेश के चक्कर में मैं रात भर सो नहीं पाया। अब मेरी ऐसी हालत है कि ऑफिस जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। और ये कोई आज की बात नहीं है,
हर चौथे दिन की यही कहानी है। अरे भैया, ऐसी भी क्या बात हो गई थी कि भाभी ने आपके साथ पूरी रात झगड़ा किया? अरे इतने साल हो गए आपकी शादी को, अभी तक आप भाभी को अच्छी तरह समझ नहीं पाए? अरे यार, बात क्या होनी है, वही इनकी रोज रोज की सास बहू की तू मैं। जब देखो तब शालिनी माँ की बुराइयां करती रहती है। अब मैंने बस इतना ही तो कहा था कि मेरी माँ ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, ज़रूर तुमने ही कुछ गलती की होगी। बस इतना कहना था कि तेरी भाभी राशन पानी लेकर चढ़ गई मेरे ऊपर। कहने लगी, ठीक है, मैं ही तुम्हारी माँ को सिंग मारती हूँ, मुझ में ही प्रॉब्लम है, तुम्हारी माँ तो बहुत सीधी सादी देवी है, सती सावित्री है। अरे तेरी भाभी इतनी बातें बोल रही थी कि 2-4 बातें मेरे मुंह से भी निकल गई और पड़ गया आग में घी। और उस घी की करामत है कि पूरी रात कलेश चला है। अच्छा, अभी तो परसों मम्मी भी कह रही थी कि अमित तो शादी के बाद बिल्कुल ही बदल गया है, वो तो हर समय बीवी की हाँ में हाँ मिलाता है। अरे भाई, शादीशुदा आदमी से ना कोई खुश नहीं रहता। माँ और बीवी के बीच में पिसने वाला घुन होता है पति। ऐसी कोई बात नहीं भैया, शादी तो मेरी भी हो गई है, आपने कभी मुझे टेंशन में देखा है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि सास और बहू एक ही घर में रहे और उनके बीच में झगड़ा ना हो। देखो, सास बहू के झगड़े को रोकने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन उन झगड़ों के बीच में ना कूदने का तरीका ज़रूर है भैया। कहो तो आपको भी बता दूँ? अरे बता भाई, अब क्या तेरे आगे हाथ जोड़ूं तब बताएगा? मेरा तो कभी कभी मन करता है ये घर गृहस्थी छोड़कर संन्यास का रास्ता पकड़ लूं। इस रोज़ रोज़ के कलेश से छुट्टी तो मिलेगी। भैया, संन्यास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना आपको आइडिया। उसके बाद आप आराम से इसी घर में रहो और फिर देखो, भाभी भी आपसे खुश रहेंगी और माँ भी।